बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं और आजकल उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर तक मैंने इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी लैम्डा म्यू थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। इफ फोर्सेस पी ए बी क्यू सी बी आर सी डी एस ए डी, ये 4 फोर्सेस हैं, एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए प्लेन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइडों वाली फिगर को कहते हैं। तो ये फर्ज कर लिया मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अलोंग 4 फोर्सेस अमल कर रही हैं। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके लॉन्ग फोर्सेस अमल कर रही हैं। इसके लॉन्ग फोर्स अमल कर रही है पी ए बी नाम है उसका, और सी बी एक फोर्स इस तरफ अमल कर रही है, सी से बी, सॉरी डायरेक्शन विल बी चेंज्ड, सी से बी, इसका नाम है क्यू सी बी। फिर है आर सी डी, आर सी डी, ये सी डी के लॉन्ग अमल करेगी। उसके बाद एस ए डी, ए डी की डायरेक्शन ये है, इसके लॉन्ग जो फोर्स अमल कर रही है वो है एस ए डी, स्मॉल एस ए डी। ये 4 फोर्सेस हैं जो कि एक प्लेन क्वाड्रिलेटरल के अलोंग अमल कर रही हैं। एक्ट अलोंग द साइड ऑफ ए प्लेन क्वाड्रिलेटरल आर इन इक्विलिब्रियम, और ये चारों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। अगर ये चारों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो आपने साबित करना है कि पी आर किसके बराबर है, क्यू एस के बराबर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फोर्सेस पी ए बी क्यू सी बी आर सी डी and SAD are acting along the quadrilateral, along the plane quadrilateral, ABCD as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि ये फोर्सेस प्लेन क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के अलोंग अमल कर रही हैं। पहले मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालता हूं। यहां पे एक मैं लिख लेता हूं पॉइंट ई, ठीक है। ए को ई के साथ मिला देते हैं। अप्लाई नाउ बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, नाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट ऑफ पी ए बी एस ए डी बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, ये देखें ये ओ का रोल अदा कर रहा है, ओ ए ओ बी इज इक्वल टू, अब ये देखें ये लेंथ p है, लैम्डा की जगह p है, इसका नाम मैं यहां पर रख लेता हूं p। ये s है, इसका नाम यहां पर रख लेता हूं मैं s, राइट। तो बाय लैम्डा म्यू थ्योरम पी ए बी प्लस एस ए डी इज इक्वल टू, ये दोनों लैम्डा प्लस म्यू दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लैम्डा प्लस म्यू
टाइम ऑफ OC की जगह पे क्या है यहां पे AE है। वेयर E क्या है, वेयर E इज द पॉइंट, कहां पे पॉइंट लिया आपने E, हमने DB के ऊपर पॉइंट लिया। वेयर E इज द पॉइंट ऑन DB such that अब ये देखें D से लेकर E तक, इधर लिख लेते हैं हम, D से लेकर E तक प्लस रेशो D से लेकर E तक प्लस E से लेकर B तक बराबर है D से लेकर E तक किसके बराबर है, P के बराबर, और E से लेकर B तक S के बराबर। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा लैम्डा और ये म्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P रेशो S, यानी म्यू रेशो लैम्डा या लैम्डा रेशो म्यू। ओके, लो जी, इन दोनों फोर्सेस का तो रिजल्टेंट निकाल लिया। अब आइए हम QCB और SAD इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं। नाउ वी फाइंड, इसका नाम रख देते हैं मेरा नंबर 1। नाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट of two forces, एक का नाम रखा आपने QCB and RCD by lambda mu theorem। लैम्डा म्यू थ्योरम की मदद से इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। लैम्डा म्यू थ्योरम के तहत फर्ज कर लिया यहां पे ये कोई एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट का नाम मैं सपोज कर लेता हूं ये F पॉइंट है, राइट। अब ये Q है, तो इसका मतलब है कि ये वाली रेशो किसके बराबर होगी, ये Q के बराबर, और ये वाली किसके बराबर होगी, R के बराबर, राइट। तो बाय लैम्डा म्यू थ्योरम ये O का काम करेगा, OA OB इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू टाइम ऑफ OC की जगह पे क्या आ जाएगा, CF। तो ये आ गया QCB प्लस RCD इज इक्वल टू Q प्लस R टाइम ऑफ CF। इसका नाम क्या रखे हम, कुछ भी नहीं रखते, वेयर F को डिफाइन कर देते हैं, वेयर F इज अ पॉइंट, वेयर F इज अ पॉइंट, कहां पे पॉइंट लिया, ऑन DB such that D से लेकर F तक रेशियो, DF रेशियो, ये D से लेकर F तक, अब हम इसको डिस्कस करें ना, इसको ये D से लेकर F तक प्लस F से लेकर B तक, ये रेशियो किसके बराबर होगी, DF Q के बराबर है, ये R के बराबर है, QR। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर। नंबर 2, हमारे पास 4 फोर्सेस थी, 1 2 3 4। इन 4 फोर्सेस की बजाय हमारे पास 2 फोर्सेस आ गई, एक आई लैम्डा, ये लैम्डा नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा P प्लस S। तो हमारे पास जो 2 फोर्सेस आई, एक फोर्स आई P प्लस S इंटू AE, और दूसरी फोर्स क्या आई है हमारे पास, Q प्लस R इंटू CF। 4 फोर्सेस खत्म हो गई, 1 2 3 4। इन 4 फोर्सेस की जगह पे 2 फोर्सेस हमारे पास आ गई, एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स। अब सिस्टम क्या है,
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट ई है और ये जो पॉइंट एफ है, इनको क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, इकट्ठे ही होंगे, जब इकट्ठे होंगे ना कोइंसाइड करेंगे, बस ये ई यहां पे होगा तो ये फोर्स इधर लगेगी, ये इधर लगेगी, दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगी, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहां पे आप फिक्रा लिखेंगे, बट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, therefore that is only possible, ऐसे ना लिख दो, that is only possible when P plus S into AE and Q plus R into CF have same line of action, same line of action। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, दैट मीन, इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन ई और एफ बराबर होंगे, दैट इज ई एफ कोइंसाइड्स। बोथ कोइंसाइड्स। तो जब E और F आपस में बराबर हो जाएंगे तो therefore टू becomes, इसका मतलब है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप F की जगह पे E पुट कर सकते हैं। तो जब आप F की जगह पे E पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, DE ओवर EB इज इक्वल टू Q ओवर R। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 3 है। अब 1 में देखें, DE ओवर EB, DE ओवर EB, अगर लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। फ्रॉम 2 and 3 PS P ओवर S बराबर आ गया Q ओवर R। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो PR किसके बराबर आ गया, QS के बराबर। और आपने क्या साबित करना था, PR इज इक्वल टू QS। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल हमने की थी। वो एक स्क्वायर था, उसके लॉन्ग 4 फोर्सेस अमल कर रही थी 2 डायगोनल के लॉन्ग। तो वहाँ पे भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकाली थी और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकाला था। तो यहाँ पे अब ये OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि सारे एंगल जो हैं ये 60-60 के होंगे। ये एंगल भी 60 डिग्री का, दिस इज आल्सो 60 और ये भी 60 डिग्री का होगा। OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, यानी इसका मतलब है कि ये साइड A है, ये भी लेंथ A के बराबर, ये भी A के बराबर, ये भी A के बराबर है। तो फिर यहां तक लिख लें पहले, बिकॉज OAB is equilateral triangle and equilateral triangle of side A, तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि O से लेकर A तक लेंथ जो है और A से लेकर B तक जो लेंथ है और O से लेकर B तक, ये सारी लेंथें बराबर हैं और ये किसके बराबर हैं, A के बराबर, A के बराबर। ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A।
C इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। अब ये OA है यहां पे, इसका मिड पॉइंट ले, ये मिड पॉइंट आ गया, इसको सामने वाली नुक्कड़ से मिला दें, ठीक है। तो ए को मैंने जरा इधर लिख दिया, ये आ गया C। C इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। ओके, उसके बाद फोर्सेस 4P, P एंड P एक्ट अलोंग द साइड। अब तीन फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही हैं जी। 4P, P एंड P एक्ट अलोंग द साइड OB, यानी P की डायरेक्शन OB के अलोंग है। OB ये वाली है, इसका मतलब है कि इधर फोर्स अमल कर रही है 4P और P अमल कर रही है BA के लॉन्ग, ये आ गया BA की डायरेक्शन आ गई। इधर फोर्स अमल कर रही है P और O से A से O की तरफ, ये A से O यानी इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स अमल कर रही है और वो भी फोर्स किसके बराबर है? P के बराबर है। फिर क्या कहता है रिस्पेक्टिवली, इफ OA एंड OY क्या है? पैरेलल टू BC, तो ये पैरेलल टू BC आर टेकन एज एक्स एक्सिस, यानी OA को अगर हम एक्स एक्सिस ले लें, इसका नाम रख दिया मैंने एक्स एक्सिस, और BC OY पैरेलल टू BC, ये BC के पैरेलल आ गया, ये आ गया OY। इसको हम अगर y एक्सिस ले लें तो फिर क्या करना है? आर टेकन एज एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस, प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज 3P। हम साबित करेंगे कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किसके बराबर आता है? 3P के बराबर आता है। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था? फार्मूला था G इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल Y माइनस Y इंटू कैपिटल X। ये क्या था? मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, और ये रिजॉल्व पार्ट अलोंग Y एक्सिस, रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था, और ये रिजॉल्व पार्ट अलोंग X एक्सिस, अलोंग X एक्सिस। तो इसलिए हमें इन तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग X एक्सिस एंड Y एक्सिस, और फिर इनका मोमेंट भी लेना पड़ेगा। अब ये देखें, चूंकि अभी हमने कहा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये साइडें बराबर हैं, ठीक है। यहां से मैं एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं BC और उसका नाम रख देता हूं D। ड्रॉ BC is equal to D perpendicular on OA, therefore from, अब ये क्या बन गई है? राइट एंगल ट्रायंगल। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है, बजाय इसके कि मैं लिखूं राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। OCB, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज BC ओवर OB, ये किसके बराबर होगा? ये चूंकि एंगल 60 है तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। तो BC किसके बराबर आ गया? BC तो D के बराबर है, तो यहां से मुझे आ गया D की वैल्यू मिल गई। और OB किसके बराबर है? OB A के बराबर है, तो D ओवर A इज इक्वल टू √3/2। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू √3/2A। ये मैंने कैलकुलेट करके रख ली है, जब मैंने मोमेंट लेना है उस वक्त ये वैल्यू मुझे काम आएगी। ये चाहे शुरू में कैलकुलेट कर लें चाहे बाद में कैलकुलेट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
Take x-axis in the direction of 4OA. Take x-axis in the direction of OA. Now, अब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं. Now, resolving forces along and perpendicular to x-axis. along x-axis और x-axis के परपेंडिकुलर क्या होता है? y-axis. y-axis के along फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. अब जिन फोर्सेस का हमने रिजल्ट निकालना है ना, वो असल में 3 फोर्सेस है ना. एक फोर्स ये वाली है, एक ये वाली फोर्स है, एक ये वाली फोर्स है. अगर फोर्सेस की तादाद 2 से ज्यादा हो तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या था? R इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर. तो कैपिटल X क्या था? रिजॉल्व पार्ट अलोंग X एक्सिस, और कैपिटल Y रिजॉल्व पार्ट अलोंग Y एक्सिस. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं. तो व्हाट इज दी कैपिटल X? अब ये देखिए, फोर्स P जो है, अगर इसकी डायरेक्शन इधर होती तो X एक्सिस के लॉन्ग होनी थी, ये उसके ऑपोजिट है. तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स P है, ये देखें, ये X एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 180. तो इसके साथ आएगा P cos ऑफ 180 प्लस, उसके बाद ये देखिए, ये जो फोर्स P है, ये फोर्स P जो है X एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो 60 डिग्री का है. 4P cos ऑफ 60 डिग्री. उसके बाद दिस इज अ प्रॉब्लम. ये देखिए इसकी डायरेक्शन, इसको खींच के नीचे लेके आए तो ये बनी इसकी डायरेक्शन. तो अब देखना है कि ये वाली फोर्स जो है, ये X एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है. तो ये देखिए, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा एंगल बना रही है ये. अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये भी किसके बराबर होगा? 60 के बराबर, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं ना. अगर ये थीटा है तो दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा. राशि जाविये मुतवासिल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल. तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा. तो भाई पूरा चक्कर लगाएंगे यहां से लेकर यहां तक, तो 360 बनता है ना. तो 360 में से 60 निकल गए, तो ये जो फोर्स P है, ये यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बना रही है? 300. तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, यहां पे फिर हम लिखेंगे P cos ऑफ 300 डिग्री. अच्छा, 300 लिख लें, या अगर आप देखें जब एंगल को मेजर करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस थीटा लेते हैं. क्लॉकवाइज लेंगे तो माइनस थीटा. तो ये देखें, ये डायरेक्शन है इसकी, तो या इसको cos माइनस 60 डिग्री ले लें, और इसकी जगह पे आप R cos ऑफ माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं आप. राइट? इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी. उसके बाद y किसके बराबर आ जाएगा? y इज इक्वल टू P साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 4P साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस P साइन ऑफ 300 डिग्री. आइए अब हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. दिस इज फर्दर इक्वल टू X विल बी इक्वल टू cos 180 माइनस 1 के बराबर होता है, प्लस cos 60 1/2 और cos 300 चला जाता है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर. चौथे क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो P 1/2. अगर आपको ये समझ ना आए तो cos 300 कैलकुलेटर से देख लेना आपने. जब आप कैलकुलेटर पे देखेंगे ना cos 300, तो उसका जवाब 0.5 आएगा. तो अगर 0.5 आ जाए तो इसका मतलब है 1/2. अगर 0.866 आ जाए तो इसका मतलब है √3/2 लिखेंगे आप. और अगर 0.707 आ जाए तो इसका मतलब है 1/√2. y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? साइन 180 किसके बराबर होगा?
0। तो इसकी जगह पे आ गया 0 प्लस 4p और साइन 60 की वैल्यू √3/2। और ये चला गया चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर इसका जवाब नेगेटिव होगा, तो साइन 300 की कीमत √3/2। अब साइन 300 जब आप कैलकुलेटर पे देखेंगे ना तो आंसर आएगा -0.866। तो -0.866 का मतलब -√3/2। ओके, ये कोई आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मसलन ये देखें, आपने ये देखना है कि 300 कहां पे कंप्लीट होता है। ये देखें 270 पे मैंने 30 ऐड किए तो पर बन गया 300। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना 60। तो cos 300 की जगह पे मैं cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और cos 60 1/2 होता है। तो साइन ऑफ 300 डिग्री की जगह पे फिर मैं क्या पुट करूंगा, ये एक्स एक्स के साथ एंगल 60 बन रहा है। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है ये चौथा। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, सॉरी साइन होता है नेगेटिव, कॉस होता है पॉजिटिव, तो -√3/2। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ये चीजें डिस्कस होती हैं, राइट। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रांग है तो फिर आप इजीली ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। योर ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट स्ट्रांग, यू कैन यूज दी कैलकुलेटर एज वेल। एक बच्चे ने कमेंट्स के अंदर सवाल पूछा हुआ था कि सर कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा के बराबर क्यों आ जाता है। तो ये भी इस इंटरमीडिएट का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 9 और 10, उसके अंदर बकायदा इसको हम वहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पता चलता ना तो आप इसके ऊपर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करें, आपका जवाब माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। चले जी, तो पॉइंट क्वेश्चन की तरफ आए। हमारे पास कैपिटल एक्स किसके बराबर आया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया -p, ये से कट के आ गया -p प्लस 2p प्लस p/2। y इज इक्वल टू, ये इसके साथ कट गया 2√3p माइनस √3/2p। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब 2p में से p गया तो बाकी कितना रह गया, p और p/2, ये तो 3p/2 के बराबर आ गया। x इज इक्वल टू 3p/2। और इसका क्या बनेगा कालिया, ये 2 2 जरा 4 में से एक निकाल दिया तो बाकी रहेगा 3√3/2p। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब r का फार्मूला क्या है, r का फार्मूला, रिजल्टेंट का फार्मूला है r इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो आइए रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। r इज इक्वल टू x² प्लस y²। x का स्क्वायर लिया तो ये तो बना 9p²/4 प्लस ये आ गया 9 × 27, 27/4 p²। तो ये आ गया 27 और 9 36, 36 को 4 पर तकसीम किया तो 9, ये आ गया 3p²। जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया, 3p के बराबर आ गया। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3p। और यही हमने साबित करना था कि रिजल्टेंट 3p के बराबर होगा। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालनी है। उसके लिए हमें कैपिटल एक्स चाहिए है, कैपिटल वाई चाहिए है, सिर्फ मोमेंट हमारे पास नहीं है। अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक जेंटलमैन, ये 36 डिवाइडेड बाई 9p² आएगा यहां पे। ओके, नाउ वी फाइंड मोमेंट of all forces about
ओ पॉइंट के गिर्द मोमेंट ले लेते हैं जी। अब पॉइंट ओ में से कौन कौन सी फोर्स पास कर रही है? एक तो फोर्स पी पास कर रही है, इसका मोमेंट 0 और 4p का 0। मैंने आपको बताया था कि मोमेंट किसके बराबर होता है? अगर ये फोर्स है और बॉडी इसके गिर्द घूमता है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मोमेंट होता है। तो ये फोर्स जो है, हम इस पॉइंट के गिर्द मोमेंट ले रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये फोर्स उसी पॉइंट में से पास करे जिस पॉइंट के गिर्द मोमेंट लेना होता है, तो डी किसके बराबर हो जाता है? डी 0 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट, ये एफ इसके पास ऐसे आ जाएगी, तो मोमेंट फिर क्या हो जाता है? 0। अब यहां पे हमने मोमेंट लेना है अबाउट द पॉइंट ए, और फोर्स पी भी ए में से पास कर रही है और 4p भी ए में से पास कर रही है, तो लिहाजा इनका मोमेंट किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो ये आ गया p इंटू 0। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही आ रहे हैं, ठीक है। 4p इंटू 0। एक फोर्स बची आपके पास, ये वाली फोर्स। ये वाली फोर्स क्या है? p। और ये देखें घड़ी ऐसे करके ऊपर से नीचे आती है ना, तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो मोमेंट नेगेटिव। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये वाला डिस्टेंस, ये देखें, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, और जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, और ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो फिर स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, जी की वैल्यू आ गई -p √3/2a। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट? इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन of resultant is G is equal to x into y minus y into x। G की वैल्यू क्या है? -√3/2a into p is equal to x into y की जगह पे क्या आएगा? 3√3/2p माइनस y, x की जगह पे क्या आएगा? 3p/2। राइट। अब मुझे देखें जरा, एक तो p हर एक में है, तो p/2 कॉमन ना ले लें यहां से। ये देखें मैंने p/2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 3√3x माइनस 3p इज इक्वल टू -√3/2ap। तो ये p/2 खत्म, फिनिश, खल्लास। √3a इज इक्वल टू 3√3x माइनस 3py। उसके बाद आपने इसको उठाकर इधर ले आए, क्योंकि y वाली रकम की तरफ रखा हुआ है। p तो खत्म नहीं हो गया भाई साहब? ओ भाई साहब, अरे भैया p तो खत्म, तो 3y आ गया। इसको चूक कर इधर ले आए, इधर आके ये बना 3y इज इक्वल टू 3√3x प्लस √3a। ये p फिर दोबारा आ गया यार, काटो इसको, बार बार ये लें। अब अगले स्टेप में क्या करें? यहां से √3 कॉमन ले लें। √3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू √3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x प्लस a। और यही तो आपने साबित करना था कि हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इसके बराबर है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जब आप हमारा लेक्चर देखते हैं तो उसको लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी दावत दें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।